फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मीन टेकिंग सेंटर ने दो चीज नई पहल शुरू की है। एक ओपन टेस्ट सीरीज और एक ऑनलाइन क्लास है। तो इसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि किस प्रकार से सोशल साइंस का सिलेबस देखा था। सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है, इतिहास पढ़ना था, नागरिक शास्त्र पढ़ना था, अर्थशास्त्र पढ़ना था और ज्योग्राफी पढ़ना था। तो आज हम लोग इतिहास का, उस दिन मैंने चैप्टर भी बताया था कि इतिहास में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना था। तो यूरोप में राष्ट्रवाद था, इंडो चाइना संबंध था, भारत में राष्ट्रवाद था। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का कैसे उदय होता है और कैसे विकास होता है। ये पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, एक तो आप समझिए कि यूरोप कहाँ है। तो आपने ज्योग्राफी में देखा होगा कि इधर यहाँ एक साइड से हिंद महासागर और एक साइड से अटलांटिक महासागर के बीच में यह कंट्री यूरोप अवस्थित है। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि यूरोप में आखिर राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है, राष्ट्रवाद का विचारधारा कैसे किस प्रकार से आता है। तो देखिए इसमें हम लोग अगर राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे, फिर उसके पश्चात फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर देखेंगे कि राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व कैसे क्या क्या है, मतलब राष्ट्रवाद एक प्रखर और एक सशक्त कैसे बन जाता है इस आधुनिक युग में, राष्ट्रवाद कैसे विचारधारा इसका मजबूत होता है। और फिर हम एक देखते हैं कि जब एक नेपोलियन एक क्रांतिकारी विचारधारा का व्यक्ति रहता है, जब यह समाप्त होता है, इसका सत्ता समाप्त होता है, तो फिर से रूढ़िवादी का पुनर्स्थापन होता है, फिर से राज सत्ता आता है। उसमें हम इस संदर्भ में चर्चा करेंगे। आइए पहले हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है। तो देखिए राष्ट्रवाद एक ऐसी विचारधारा है, जब राष्ट्र के प्रति प्रेम और भावना जब लगाव हो जाता है तो उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इसमें दो चीज देखना है कि राष्ट्र के प्रति लगाव हो, हमको राष्ट्र के प्रति लगाव। जब हम राष्ट्र के रूप में, यहाँ पे विभिन्न भाषा हो, जाति हो, धर्म हो, इसके बावजूद इस सब चीज को भूल कर और एक सूत्र में हम बढ़ते हैं और एक नई पहचान के साथ अपने देश को जोड़ते हैं। एक नई पहचान आता है। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि एक झंडा, एक तिरंगा झंडा के अंतर्गत हम लोग जुड़े हुए हैं और इसी से भारत का राष्ट्रीय पहचान। तो ठीक उसी प्रकार से हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रवाद का अर्थ है राष्ट्र के प्रति लगाव। वो कैसो भी हो, धर्म के आधार पे हो, चाहे जाति के आधार पे हो, चाहे भाषा के आधार पे हो, एक साथ मतलब राष्ट्रवाद के साथ हमको लगाव होना चाहिए। तो इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। एक चीज और देखना होगा कि पहले से राष्ट्र और देश था। पहले से राष्ट्र नहीं, पहले राष्ट्र को देश या राज्य कहा जाता था, या जिसे हम लोग रियासत कहते हैं वो कहा जाता था। तो पहले से देश और राष्ट्र था, लेकिन एक चीज है कि राष्ट्रवाद नहीं था। राष्ट्रवाद का अर्थ यहाँ से यह बताया जाता है कि राष्ट्र के प्रति लगाव और यह एक आधुनिक युग का विचारधारा है। आधुनिक युग का विचारधारा है। ऐसा बात नहीं है कि पहले राष्ट्र के प्रति लगाव नहीं होता था, लगाव तो होता था, लेकिन इस भावना के प्रति नहीं लगाव होता था। पहले एक मान लीजिए कि जैसे कि एक मेवाड़ रियासत है, एक मेवाड़ रियासत है, इसके प्रति लगाव होता था। जैसे कि भारत के प्रति एक सूत्र में नहीं लगा होता था। ये आजादी के बाद हुआ। तो उसी प्रकार से ठीक हम देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद कब प्रखर हुआ। तो ये आधुनिक युग का विचारधारा है और राष्ट्र के प्रति लगाव है। ये दो चीज क्लियर होना चाहिए राष्ट्रवाद से। आइए अब हम देखते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या है। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद देखने से पहले हम एक चीज का अध्ययन करेंगे कि फ्रांस में आखिर राष्ट्रवाद फ्रांस में ही क्यों हुआ। तो देखिए फ्रांस में एक 1789 में फ्रांस में 1789 में एक क्रांति संपन्न हुई।
एक क्रांति संपन्न हुआ। देखिए, क्रांति से एक तात्पर्य होता है कि क्रांति का अर्थ ही होता है कि आमूलचूल परिवर्तन। जैसे कि राज्य सत्ता को उखाड़ के और यहाँ पे लोकतंत्र कायम करना, मतलब क्रांति का अर्थ है कि एक आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा परिवर्तन होना चाहिए कि जो इसके पहले न था और अचानक या धीरे धीरे करके लेकिन परिवर्तन हुआ, एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, तो उसे हम क्रांति कहते हैं। तो 1789 ईस्वी में देखिए एक मध्यम वर्ग राज्य सत्ता यानी राजा पहले राजतंत्र कायम था, जिसे हम निरंकुश तंत्र भी कहते हैं, तो इस सत्ता को मध्यम वर्ग द्वारा समाप्त कर दिया गया और वहां पे जनतंत्र जैसा शासन शुरू किया गया। तो इसी को हम क्रांति के रूप में जानते हैं। तो यह क्रांति कब संपन्न हुआ, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांस में क्रांति कब हुई, तो 1789 ईस्वी में। फ्रांस में राष्ट्रवाद का आंदोलन कब तीव्र हुआ, चाहे फ्रांस में राष्ट्रवाद का जन्म कैसे हुआ, तो क्रांति के माध्यम से जन्म हुआ। ये चीज क्लियर होना चाहिए। देखिए, फ्रांस में क्रांति के संदर्भ में ही हम दो चार चीज को अध्ययन करना पड़ेगा, उसके पश्चात राष्ट्रवाद समझ में आएगा। तो पहले फ्रांस में क्रांति देखते हैं कि फ्रांस में क्रांति से क्या देन हुआ, फ्रांस में क्रांति से यूरोपीय पर क्या प्रभाव पड़ा, फ्रांस में क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि फ्रांस में एक ऐसा जन अधिकार सत्ता आया नेपोलियन जो पूरे यूरोप को उथल पथल कर दिया। यूरोप में पूरे राष्ट्रवाद का अचानक या अनजाने में सही लेकिन फैलाया, क्योंकि इसी के संदर्भ में कथन भी कहा जाता है नेपोलियन के संदर्भ में, नेपोलियन ही राष्ट्रवाद का मानिए तो प्रचारक था यूरोप में, अनजाने में, जानबूझकर नहीं, अनजाने में, लेकिन प्रचारक। तो इस संदर्भ में पढ़ने के लिए हमें फ्रांस की क्रांति देखना होगा कि फ्रांस की क्रांति में क्या क्या होता है। अब देखिए, फ्रांस में राष्ट्रवाद में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो फ्रांस में राष्ट्रवाद में सबसे बड़ी बात यह होगा कि नागरिक अधिकार स्पष्ट हुआ। नागरिक अधिकार स्पष्ट होता है, जैसे कि अभी हम लोग कैसे मूल अधिकार पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस में, कि मूल अधिकार 12 से लेकर 35 तक हम लोग पढ़ते हैं कि जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे जो है वो नागरिक अधिकार स्पष्ट हो गया। फ्रांस में राष्ट्रवाद के पश्चात यानी क्रांति के पश्चात राज्य सत्ता के बदले जनसत्ता आया। फ्रांस में राष्ट्रवाद का ही देन है कि इटली के एकीकरण, इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसके पश्चात देखते हैं, इतना लिखिए, इसके पश्चात एक और है कि यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार फैला। फ्रांस में राष्ट्रवाद का ही दिन है। अब नेक्स्ट चीज हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रवाद के विकास में कौन सहायक तत्व है। तो एक तो सर्वप्रथम की मध्यम वर्ग का उदय हुआ। एक मध्यम वर्ग ने राष्ट्रवाद के विचार में बहुत बड़ा भूमिका निभाया। शिक्षित वर्ग
और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रवाद के विकास में जो सहायक तत्व था वो व्यापारी यानी बुर्जुआ वर्ग, व्यापारी वर्ग। क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि जब औद्योगिकरण हुआ तो औद्योगिकरण के पश्चात बुर्जुआ वर्ग जो था, व्यापारी वर्ग, वो आर्थिक रूप से सशक्त हुआ, और आर्थिक रूप से सशक्त हुआ तो उस पर तो अधिकार था राजसत्ता का, राजतंत्र था, तो वो समाप्त करके और जनतंत्र में इसे बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्वों में हम लोग मध्यम वर्ग का चर्चा करते हैं, शिक्षित वर्ग का और व्यापारी वर्ग का। देखिए, इसके पश्चात हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। जब राष्ट्रवाद के विकास में सहायक तत्व हो गया, फ्रांस की क्रांति में हो गया, तो नेपोलियन के संदर्भ में हम लोगों को देखना होगा, क्योंकि नेपोलियन द्वारा यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो नेपोलियन ने 1799 में सत्ता अपनाया। ये कहाँ सत्ता अपनाता? फ्रांस। और उसके पश्चात एक समान संहिता, सिविल संहिता लागू करता है, समान सिविल संहिता लागू करता है। समान सिविल संहिता से तात्पर्य है कि एक साथ एक कानून ही चलेगा। मतलब इसके लिए अलग अलग, जैसे कि पहले होता था कि पहले मध्यम वर्ग के लिए अलग कानून था, सामंत के लिए अलग कानून था, राजतंत्र के लिए अलग कानून था। तो ये सब अब नहीं चलेगा। अब एक नेपोलियन का उद्देश्य था कि समान सिविल संहिता, सबके लिए एक कानून। और जो हम एक और चीज देखते हैं कि नेपोलियन द्वारा इटली और जर्मनी के अधिकांश क्षेत्र को, जो पहले ऑस्ट्रिया के अंतर्गत आता था, उसको स्वतंत्र करा के और अपने अधीन कर लिया। तो मानिए जर्मनी और इटली के क्षेत्र पर कब्जा किया, और यहाँ पर भी अनजाने में सही राष्ट्रवाद का विचारधारा फैलाता है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ एक कानून यहाँ पे भी लागू करता है, एक कानून यहाँ पे भी लागू करता है। तो जर्मनी और इटली के एकीकरण होता है, क्योंकि उस समय जिस प्रकार से भारत आजादी के पूर्व 552 और 553 रियासत में बांटा हुआ था, ठीक उसी प्रकार जर्मन 7 से 8 और इटली भी बहुत सारे क्षेत्रों में टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। आगे हम इसी चैप्टर में चर्चा करेंगे कि जर्मनी और इटली के एकीकरण का किस प्रकार से एकीकरण होता है। तो नेपोलियन का यह देन है। फिर 1804 के करीब में राइन संघ, जो जर्मन में होता है, राइन संघ का स्थापना करता है। नेपोलियन के पश्चात ऑस्ट्रिया का एक चांसलर मेटरनिक रहता है। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जो वाटरलू के संधि में फ्रांस को पराजित करता है 4 देश से मिलकर, रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड, ये चारों देश एक तरफ रहता है और नेपोलियन एक तरफ रहता है। नेपोलियन यानी फ्रांस एक तरफ रहता है, और ये दोनों मिलकर एक वाटरलू का युद्ध होता है। इसी युद्ध में नेपोलियन को पराजित करके नेपोलियन को मार दिया जाता है, और फिर से जो रूढ़िवादी शासन था, राज्य शासन था, फिर से अपनाया जाता है, यानी फिर से रूढ़िवाद का पुनर्स्थापन होता है। ये सारे घटना
1815 के करीब में होता है वाटरलू का युद्ध और रूढ़िवाद का स्थापन। इस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक रहता है, यूरोप का प्रभावी एक नेता रहता है। और इस युद्ध के पश्चात जब पराजित होता है तो नेपोलियन का सत्ता हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और तत्पश्चात आता है वियना। एक कॉन्फ्रेंस होता है 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया में, वियना कॉन्फ्रेंस, जो मानिए तो वियना कांग्रेस का ये वियना कॉन्फ्रेंस का जो मानिए तो विश्व का सबसे पहला यह एक संधि है, अंतरराष्ट्रीय संधि, जिसके माध्यम से एक शांति स्थापना की प्रयास की जाती है। यूरोप में शांति की स्थापना की प्रयास की जाती है किसके द्वारा? मेटरनिक द्वारा। कब? 1815 में। ये सम्मेलन विश्व का पहला एक सम्मेलन है। किस प्रकार से आधुनिक युग में जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति स्थापित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एक प्रयास किया गया था 1815 में वियना कांग्रेस द्वारा। यह ध्यान में रखिएगा, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब हुआ? 1815 में। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आता है। उस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था या ऑस्ट्रिया का शासक कौन था? मेटरनिक। वाटरलू का युद्ध पूछेगा तो 1815 में। तो यहाँ से रूढ़िवाद का पुनर्स्थापन होता है मेटरनिक द्वारा। जितने भी क्रांति का बीज था, जितने भी क्रांति का प्रभावी विचारधारा था, सबको समाप्त करके और ये अपना फिर से राज सत्ता, फिर से इटली को तोड़ना मरोड़ना, जर्मनी को तोड़ना मरोड़ना के काम करता है। आज के लिए इतना ही रहने दिया जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं कि मेटरनिक व्यवस्था क्या है। ऑस्ट्रिया का चांसलर जो मेटरनिक है वो कैसे फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस में राष्ट्रवाद का उत्पन्न होता है, उसको नष्ट करता है। तो उसी को हम आगे नेक्स्ट की क्लास में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही।